हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं IBSA-MTS का 23 मार्क का सिर्फ 3 का पेपर। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, और ये आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट पहुंचाएगा। तो आइए देखते हैं इस सेट को। देखिए, मैं हमेशा बोलूंगा पहले आप खुद से एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसका सॉल्यूशन देखिए, उससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि आप किस तरीके से सोचते हैं, उसका क्या आपके मेथड में और जो दूसरे का मेथड है उसमें ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा है। अगर आपको आपका मेथड ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप उसी से कीजिए। ठीक है, फाइनल आपका एम होना चाहिए कि मुझे टाइम एग्जाम में जो है वो आपको बचाना है। ठीक है, और फास्टली करना है बिना एग्जॉस्ट हुए। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट है 4 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 19 प्लस 2 अंडर रूट 84। सबसे पहले आप इस पार्ट को देखिए, हम लोग सबसे पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। अंडर रूट 19 प्लस 2 अंडर रूट 84। देखिए, जब भी आपको इस फॉर्म में अगर दिखे ए प्लस 2 अंडर रूट बी के फॉर्म में, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ए को दो पार्ट में ब्रेक करना है, एक्स और वाई में, इस तरीके से कि एक्स प्लस वाई करेंगे तो ए आना चाहिए, और बी को इस तरह से तोड़ना है कि एक्स इंटू वाई करोगे तो आपका बी आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैं 19 को अगर 12 और 7 में ब्रेक कर दूं और 84 को यहाँ पे 12 इंटू 7 में ब्रेक करें तो ये हो जाएगा। तो अगर आपने इस तरह से ब्रेक किया तो ये क्या हो जाता है, आपका अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर बनता है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास ये आ गया, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 7, ये इसका रिजल्ट आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे 4 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 7। ठीक है, तो अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 प्लस अंडर रूट 12। इससे आप लिख सकते हैं 4, 12 को आप लिखेंगे अगर ब्रेक यहाँ पे 2 अगर बाहर नहीं, 4 इंटू 3 तो 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा रूट 3। अब देखिए अभी मैंने आपको जिस प्रोसेस से बताया इसको आप ब्रेक कर सकते हैं 3 प्लस 1 में, और ये 3 है तो 3 इंटू 1, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये क्या होगा, रूट 3 प्लस 1 के इक्वल। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव बट अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, two train of length 600 meter each are moving in the same direction on parallel track. Initially train A is ahead of train B and both the train are moving with the same speed of 108 km per hour. Driver of train B has slid by 1 meter per second square. After 50 seconds, train B is just completely ahead of train A. Calculate the original distance between two train A and B. देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन अभी तक तो मैंने नहीं देखा है कि इसमें पूछा गया। ये फर्स्ट टाइम मैंने देखा कि मैथ्स में आपको इस तरह क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, अगर आप पहली बार एग्जाम में भी देखेंगे तो हो सकता है, अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आप सोचेंगे कि किस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, बट थोड़ा सा फिजिक्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। देखिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। आपने फिजिक्स में, अगर आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये सबको ही हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग जो है, अगर आपको इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, ऑसिलेशन और टाइम का रिलेशन निकालना हो तो क्या पढ़ते हैं, न्यूटन, यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मोशन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, एक हमने पढ़ा होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ा होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे आपका v क्या है, फाइनल। देखिए आपने वहां पे पढ़ा था ये चीज कि हमारी वेलोसिटी, यहाँ पे हमने स्पीड में से लेना है, फाइनल स्पीड, और u क्या है आपका इनिशियल स्पीड, s क्या है आपका टोटल डिस्टेंस, और a क्या है आपका एक्सीलरेशन, t क्या है टाइम है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, और मैंने आपको तीनों बता दिया है क्योंकि एक बार आ चुका है तो हो सकता है अब इस पे क्वेश्चन बने आगे, टीसीएस इस पे क्वेश्चन अब आगे पूछ सकता है आगे के एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको तीनों फॉर्मूला बताया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पे आते हैं पहले। ठीक है, इसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए कहा क्या जा रहा है कि दो ट्रेन है, ये एक ट्रेन हो गया, दूसरा ट्रेन यहाँ पे। ठीक है, ये ट्रेन मान लीजिए ये बी है और ये है, क्योंकि कहा क्या जा रहा है कि आपका जो ट्रेन ए है वो अहेड है बी से। ठीक है, मान लेते हैं कुछ ये डिस्टेंस आपका एक्स जो है, एक्स किलोमीटर, ये ट्रेन अहेड है। ओके, यहां तक क्लियर है।
क्योंकि मीटर में लेना तो इसे आप एक्स मीटर ही मान लीजिए, ज्यादा बेटर है। एक्स मीटर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दोनों का लेंथ हमें पता है 600 मीटर है, ये भी हमें गिवन है 600 मीटर। अब कहा जा रहा है कि 50 सेकेंड के बाद ट्रेन बी जो है वो कंप्लीटली ए को कवर कर मिस 50 सेकेंड के बाद जो ट्रेन बी है वो कंप्लीटली आगे हो जाएगा ए से, ठीक है। तो आप पहले तो 50 सेकेंड में ये निकालिए कि ए कहां तक पहुंच जाएगा, ये हम लोग निकाल सकते हैं। 50 सेकेंड के बाद ए कहां तक पहुंच जाएगा, 50 सेकेंड के बाद, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ये कितना हो जाएगा। अच्छा, इसका स्पीड भी गिवन है 108 किलोमीटर पर आवर। तो ए के लिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ट्रेन ए के लिए, तो एक जो डिस्टेंस कवर होगा कितना होगा 108। ये आपका किलोमीटर में है तो मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं सबसे पहले, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए इंटू 50, ठीक है। तो ये कितना आएगा आपका वैल्यू, 18 का 108 और 6×5 = 1500 के बराबर हो जाएगा। मीन्स ए जो है वो 1500 किलोमीटर कवर कर लेगा, 1500 मीटर यहाँ पे कवर होगा। अब बी जो है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे जो बी है अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, बी जो है 50 सेकंड में कितना कवर करेगा, क्योंकि अब इसके पास एक्सीलरेशन भी है। बी का इनिशियल स्पीड ये पता है हमें 108 किलोमीटर पर आवर है। साथ में ये गिवन है कि इसका एक्सीलरेशन जो है वो कितना 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो हमें अब यहाँ पे पहले तो ये, अब क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है तो इस फॉर्मूले का हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनल स्पीड नहीं पता है बट टाइम पता है, हमें 50 सेकेंड है, एक्सीलरेशन पता है और इनिशियल स्पीड पता है, तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूले का यूज करके डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे s = ut प्लस हाफ at² लगा लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इनिशियल स्पीड 108, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए 5/18 से मल्टीप्लाई करके इंटू 50 प्लस 1/2 इंटू एक्सीलरेशन का 1 है इंटू टाइम 50 इंटू 50 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे 2 से 25, 18 6 का, ठीक है। 50 अगर आप कॉमन ले लें तो क्या बचता है यहाँ पे आपका 30 प्लस 25, तो ये कितना होगा 50 इंटू 55, 2750। तो यहाँ से जो है ना इनिशियल जो जहाँ पे बी है और इस पॉइंट पे मान लीजिए दोनों जो है आगे हो रहा है, तो यहाँ तक में कितना कवर कर रहा है ये 2750, और ये कितना कवर कर रहा है 1500। तो अगर आप मुझे x चाहिए तो हम लोग x कैसे निकाल सकते हैं, पूरे जो ए ट्रैवल किया है यहाँ पे उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 2750 में से 1500 आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा 1250 मीटर, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। I spend 25% of my salary on rent and 20% of my salary on transport, 40% of the remaining salary on groceries and save the remaining part which is 16,500. What is my salary? ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, मान लेते हैं टोटल इसका जो सैलरी है वो 100 के बराबर है, ठीक है, 100 के बराबर इसका सैलरी है, ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर हम लोग बात करें कि इनिशियल सैलरी का जो है 25% और 20%, 25% और 20%, 25% किस पे कर रहा है रेंट पे और 20% किस पे किया जा रहा है ट्रांसपोर्ट पे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के कितना परसेंट हो जाएगा 25 प्लस 20, ये कंप्लीटली मिला के 45% हो गया, ठीक है। तो 100 का आप 45% अपने यूज कर लिया तो बचा कितना 55%, ठीक है। हम लोग यहाँ पे x ले लेते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 55x हो जाएगा। 55% लेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा आपका 55x के बराबर। मीन्स अभी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना है आपका 55x रिमेनिंग अमाउंट। ओके, अब इसका जो है 40% आप ग्रॉसरी पे कवर करते हैं, 40% तो आप ग्रॉसरी पे दे रहे हैं, ठीक है। तो बचा कितना 60% जो कि आपका सेविंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 55x इंटू 60/100, ये वैल्यू आपका कितने के बराबर हो जाएगा 16500 के बराबर। तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये कितना आएगा 300, 0 से 0 कैंसिल, 6 से करेंगे तो यहाँ पे 50
तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 500। आपसे पूछा गया है टोटल सैलरी कितना था, तो यहाँ पे 100x के बराबर होगा, जो कि x का वैल्यू 500 इंटू 100, यहाँ पे 5 पे 4 जीरो, जो कि ऑप्शन डी में है। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 80। देखिए इसमें आप प्राइम नंबर में कोई भी अलग से कॉन्सेप्ट नहीं आता है, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जितने भी इवन नंबर है तो वो आप डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ऑड में जो भी होगा उसमें से कुछ कैंसिल होगा जो कि आपका प्राइम नहीं होगा और रिमेनिंग होगा। ठीक है, तो डायरेक्टली देखेंगे 41 है, हाँ 43 है, 45 नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है, 47 भी आपका प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर 50s में देखेंगे तो 53, 51 नहीं होगा, 53 होगा, 59, 57 नहीं होगा, 55 नहीं होगा, 59 हो जाएगा। 60 में देखेंगे 61 होगा, 63 नहीं होगा, 65, 67 हो सकता होगा। 70s में देखेंगे तो 71, 73, 75 नहीं, 77 भी नहीं होगा, 79 होगा। ठीक है, ये टोटल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसे सबको सम कर दीजिए। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ इसको देखें 4 4 16 4, ये कितना हो रहा है 4 4 8 4 12, 12 5 17, 5 22, 22 6 28, 28 6 34, 34 में अगर आप 21 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 550, प्लस यहाँ पे 7 3 10 1 11 9 3 11 3 14 3 23 23 23 30 1 31 32 32 3 35 35 9 44। ठीक है, तो 5 5 4 9 594 हो रहा है। टोटल सम कितना आ रहा है, ये आपका क्या आ गया टोटल सम। मैंने यहाँ पे कैसे ऐड किया, देखिए ये भी तरीका काफी अच्छा होता है ऐड करने का। मैं पहले यहाँ पे सारे जो भी आपका यूनिट डिजिट पे ना इसको छोड़ दीजिए, सबको मैंने 40 40 इस तरह से लिया है। ठीक है, और यहाँ पे 50 50 है तो इस तरह से लिया, सबको उस तरह से सम करके 550 ले आया। फिर आप यूनिट डिजिट को एक साथ ऐड कर लीजिए, तो इस तरह से कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान पड़ता है करना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हमारे पास टोटल सम आ चुका है और एवरेज हमें चाहिए, तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं ये देख लीजिए। एवरेज के लिए टोटल नंबर चाहिए होगा 594, यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे 5 10 नंबर है, तो ये कितना हो गया 59.4 के बराबर। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x takes twice as much time as y or thrice as much time as z to finish a job. Working together, the trio can finish the job in 2 days. Y alone can do the work in how many days? Okay. देखिए आपको पता है वर्क इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू इफिशियंसी होता है। ठीक है, अगर वर्क कांस्टेंट है, वर्क में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इफिशियंसी जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। ये क्लियर है। अब x की बात करें यहाँ पे, तो देखिए टाइम जो है x के बारे में क्या, x और y के बारे में बात कर रहे हैं, तो टाइम में कहा जा रहा है कि टाइम जो है x जो है दुगुना ले रहा है y से, तो वर्क दोनों में तो अभी सेम कर रहा है। ठीक है, तो इफिशियंसी क्या होगा, इसका रिवर्स 1:2 का रेशियो हो जाएगा। उसी तरीके से x और z में देखिए, तो टाइम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि x जो है वो थ्राइस टाइम ले रहा है, मीन्स अगर 1 यूनिट टाइम ले रहा है z, तो ये कितना लेगा 3 यूनिट टाइम लेगा। इफिशियंसी यहां से कितना आ जाएगा ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से जो है इफिशियंसी अगर आप निकालते हैं तो ये वैल्यू आएगा, देखिए 1:3, इसका रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप रिवर्स करेंगे तो ये हमारे पास इफिशियंसी, अगर हम लोग एक साथ सबका लिखेंगे कि इफिशियंसी कितना आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा x/y/z में देखिए, देखिए x आपका 1 है, y आपका 2 हो गया और ये आपका z 3 हो गया। ये आपका इफिशियंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, इजिली हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सब जब साथ में काम करते हैं 2 दिन में काम पूरा होता है, तो एक दिन में कितना काम होगा, 3 2 5 1 6, एक दिन में 6 काम हो रहा है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा टोटल वर्क 12 वर्क है। अब y एलोन करने आएगा, तो y एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, तो टाइम कितना लगने वाला है y को, ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम क्या हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी 6 के बराबर, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी इज 4/9 on the of the principal. Find the time if the rate percent and time both are numerically equal. Okay, देखिए अगर मैं प्रिंसिपल को 9 यूनिट मान लूं तो इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/9 इस प्रिंसिपल का, तो ये 4 होगा। ठीक है, और टाइम
एक्स यूनिट है तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी x% हो गया। ये कहा जाए कि दोनों सेम है। अब आप इसे एक सिंपल का फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो 4 इक्वल टू क्या होगा, 9 × x × x/100। ठीक है, सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T/100। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, देखिए यहां से आएगा 2, यहां से 10/3, 20/3 हो जाएगा। तो ये कितना होता है, 6 क्षेत्रीय 18, 2/3 ईयर। ठीक है, तो 6 ईयर तो होगा ही आपका, 2/3 ईयर को अगर आप मंथ में चेंज करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना कवर हो गया, 6 ईयर 8 मंथ के इक्वल। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sonu and Monu together can build a wall in 6 days, while Monu and Mohan together can build the same wall in 12 days. Sonu and Monu work together for 5 days, after which they both fall ill. The remaining work is completed by Mohan in 10 days. The total payment for the work done is 3600, which is divided among 3%. What will be the share out of the total payment? ठीक है, देखिए जब भी आपको पेमेंट का क्वेश्चन आता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगता है कि कैसे करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितना काम उतना पैसा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पैसा जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना काम के, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे एस से हम लोग सोनू को ले लेते हैं, एम से मोनू को ले लेते हैं। ठीक है, और एम से यहाँ पे मोनू और मोहन को एम एच से ले लेते हैं। ठीक है, समझने में आसानी होगी। तो सोनू और मोनू जब काम करते हैं तो 6 दिन में काम पूरा हो जाता है, और मोनू और मोहन जब करते हैं तो 12 दिन में काम पूरा करते हैं। मान लेते हैं टोटल वर्क क्या है, इन दोनों का एलसीएम 12 के बराबर। तो इफिशियंसी निकाल सकते हैं सोनू प्लस मोहन का, ये सॉरी सोनू प्लस मोनू का, ये कितना होगा 12/6, 2 के बराबर। मोनू प्लस मोहन का निकालेंगे तो 1 यूनिट के बराबर, 12/12 करेंगे तो 1 के बराबर। ठीक है, अब देखिए सोनू और मोनू पहले काम कर, अब ये एक पार्ट हो गया सॉल्यूशन का। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है कि सोनू और मोनू 5 दिन तक काम कर रहे हैं। तो आपको पता है कि सोनू मोनू जो है, ठीक है, एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 वर्क करता है। तो 5 दिन में कितना करेगा ये पता चल जाएगा, 2 × 5, 10 वर्क के बराबर। ठीक है, यहां पे 10 वर्क कंप्लीट होगा। ओके, तो रिमेनिंग कितना वर्क बचा, रिमेनिंग वर्क जो है ये कितना बचा, 12 वर्क था, 12 में से 10 माइनस कर दीजिए तो 2 वर्क अभी भी बचा हुआ है करने को। अब ये 2 वर्क कौन करने आएगा, मोहन अकेले करेगा, क्योंकि ये दोनों काम छोड़ रहे हैं। तो मोहन जो है इस काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो यहाँ पे 10 दिन में ये कितना काम कर रहा है, 2 वर्क पूरा कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 2/10, ये कितना आ गया, 1/5 वर्क। तो आपने ये बात निकाल लिया यहाँ पे कि मोहन का इफिशियंसी कितना है, 1/5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं मोनू प्लस मोहन में। अगर ये 1/5 काम करेगा तो रिमेनिंग 4/5 ये काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए सोनू प्लस मोनू है, तो ये अगर 4/5 काम करेगा तो 2 से अगर माइनस कर देंगे 4/5 को, तो ये कितना होने वाला है, 5 गुना 10 में से 4 गया, 6/5। ठीक है, 6/5। अब यहाँ पे मोनू जो है, क्योंकि किसका पूछा गया, सोनू का शेयर कितना होगा। सोनू कितने दिन काम कर रहा है, 5 दिन काम कर रहा है। ठीक है, तो सोनू अगर 5 दिन काम कर रहा है तो 6/5 एक दिन में करता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 वर्क करने वाला है अभी। तो सोनू अभी यहाँ पे 6 वर्क पूरा करने वाला है। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे, अब ये नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, कि 12 जो है, 12 वर्क करने के लिए 3600 रुपया दिया जाता है टोटल। ठीक है, तो 6 वर्क करने के लिए क्या होगा, इसका हाफ हमने किया तो यहाँ पे भी हाफ कर दीजिए, तो कितना रुपया देना पड़ेगा, 1800 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बस क्या ध्यान रखना रहता है जब भी आपको यहाँ पे पेमेंट का दिया जाता है टाइम एंड वर्क में, कि वर्क जो होता है जितना आप काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, ये आपको ध्यान है, तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A big joint family has 4 grandparents, 4 parents and 8 cousins. Average age of the grandparents is 74 years, that of the parents is 58 years and that of the cousin is 22 years. What is the average of the members of the family? ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 4 पेरेंट्स हैं, ये जीपी 4 पेरेंट्स हैं और 8 कजन है। ठीक है, और एवरेज एज जो है ग्रैंड पेरेंट्स का वो 74 है, पेरेंट्स का यहाँ पे 58 है और कजन का 22 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए
आपको जो एवरेज निकालना है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, जो नंबर होता है ना उसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप इनका रेशियो ले लीजिए, जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो ले लीजिए, 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 1:2 आएगा। ठीक है, तो अब भी आपका आंसर सेम आने वाला है कि मान लेते हैं कि एक पहले में एक मेंबर, दूसरे में एक और तीसरे में दो। अब अगर टोटल निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये एवरेज था आपका, यहाँ पे 74, यहाँ पे 58 और यहाँ पे 44, सबको सम कर दीजिए तो 8, ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 4 16 160 और यहाँ पे 8 4 12 4 16, तो ये कितना हो रहा है आपका टोटल 176 के इक्वल हो रहा है, सम करने पे 176। और हमने अभी कितना मान रखा है 112, तो टोटल कितने मेंबर है 4, तो अब एवरेज कितना आएगा ओवरऑल 176 अपॉन 4 करेंगे तो 44 के बराबर। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the cost price of an article is 2100. What should be the mark price of the article be so that after a discount of 20% of the seller still makes a profit of 90%? ठीक है, देखिए दो तरीके बेसिक मेथड से मैं बता देता हूं, बट हम लोग इसको बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस 2100 है तो सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आपको 90% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 2100 इंटू 190 अपॉन 100। ठीक है, इतना आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये वैल्यू कितना हो गया आपका 21 इंटू 190 के बराबर। यहां तक क्लियर है, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए अगर मैं मार्क प्राइस को x मान लू, मार्क प्राइस को अगर मैं x मान लेता हूं तो यहाँ पे डिस्काउंट आप देंगे 20% का, तो आपका सेलिंग प्राइस आएगा। तो अगर आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा 80% पे। ठीक है, और ये वैल्यू कितने के बराबर है 21 इंटू 190। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए ये कितना हो जाएगा 21 बचे 105 इंटू 190 बाई 4 हो रहा है एक्स का वैल्यू, 19 से कहीं 19 बचे 95 और यहाँ पे 19 अपॉन 4। ठीक है, 4 चौका 16, यहाँ पे बचेगा 3, 4 9 36, 4987.5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितना होगा 49875, ये आपका आंसर आएगा। और ये कंप्लीटली बेसिक मेथड है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए अगर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि अगर आपको डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, गिवन क्या हो, डिस्काउंट परसेंट गिवन हो और प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, तो हम लोग यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में रिलेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ये क्या होगा आपका 100 माइनस डी परसेंट कर दीजिए, ये जो डी का वैल्यू है, और यहाँ पे 100 प्लस पी कर दीजिए। ठीक है, ये आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको अप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे। ये कितना है 100, डिस्काउंट कितने का है 20 का, और यहाँ पे प्रॉफिट कितने का है 90 का, तो 100 प्लस 90, तो हमारे पास ये कितना आएगा 80 अपॉन 190, तो 8:19 के बराबर हो गया रेशियो। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस के बारे में पता है कि ये जो है 2100 को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 8 यूनिट जो है आपका ये 2100 को करता है। ठीक है, तो 19 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 2100 बटे 8 इंटू 19। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 जीरो यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 19 9 दूना 19 दूना 38 38 39। ठीक है, 8 से डिवाइड करोगे 8 चौका 32, यहाँ पे 7 बचेगा, 8 9 72, फिर आपको बचेगा 7, एक मिनट, 8 चौका 32, फिर 7 से 8 चौका 72, फिर 8 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 4987.5, यहां से भी आपका यही आंसर आएगा। ओके, तो ये आपका शॉर्ट मेथड था, इस मेथड से आप इसको कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। For an item, a manufacturer gain 12% of the whole, seller gain 10% and the retailer gain 15%. Find the cost price of the item if its retail price is 56672। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखिए मान लेते हैं कि आपका कॉस्ट प्राइस जो वो x के बराबर है, कॉस्ट प्राइस आपने x मान लिया है। ठीक है, अब पहली बार मैन्युफैक्चरर को 12% का गेन होगा,
12% का फ्रैक्शन हम करेंगे तो ये कितना होता है, 4×12/25। ठीक है, तो मतलब ये कितने में बेचेगा, 28x इंटू 28/25 में बेचेगा। ठीक है, होलसेलर को। अब होलसेलर को 10% का प्रॉफिट मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 बटे यहाँ पे 1/10। तो ये जो है इस प्राइस का 11/10 से बेचेगा इसको होलसेलर जो है अगले वाले को। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे 15% का गेन करेगा कौन, रिटेलर। तो ये कितना होगा, 3/20। तो ये आपका टोटल का 23/20 पे बेचेगा, 56672 के इक्वल होगा। ठीक है, 56672 के इक्वल होगा। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, 23 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 56672, 23×46, 01 यहाँ पे 23 69, 23 का 92, हाँ 4 9 1 10, यहाँ पे बचेगा आपका 7, और यहाँ पे आप अगर 6 बार में ले लेते हैं, 6 18, 6 12, 9 8 17, यहाँ पे ये 13 में बचा, हाँ ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 2, तो 23 चौका 92, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड होगा कितना आएगा, 2464। नेक्स्ट अगर आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 दूना 22, फिर बचेगा 2, 11 दूना 22, फिर बचेगा 4, 28 से आप यहाँ पे करते हैं तो 28 अट्ठे 8 दूना 16, 28 64, 8 16 6 22, 8 बार में यहाँ पे हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, 25 इंटू 20 इंटू 10 इंटू 8। तो ये कितना, 25 अट्ठे 200, 200 इंटू 20 करेंगे तो ये 400, 4000 इंटू 10 करेंगे तो टोटल जो है आपके पास क्या आने वाला है, 4000। ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3% ऑफ व्हाट नंबर इज द सम ऑफ 4% ऑफ 12 एंड 6% ऑफ 80। काफी इजी क्वेश्चन। 3% ऑफ x मान लीजिए इक्वल टू 4% इंटू 12 प्लस 6% ऑफ 80। 3 से आप सब जगह डिवाइड करिए, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, 12 4 चौका 16, परसेंटेज हर जगह से कैंसल आउट होगा, और यहाँ पे ये कितना होगा आपका 80 इंटू 3 240। ठीक है, सम करेंगे तो ये वैल्यू, सॉरी यहाँ पे ये 2 होगा, 3 दूना 6 होता है, इसे करेक्ट कर लेंगे आप। यहाँ पे 2 आएगा तो 2 इंटू 80 करेंगे तो 160 हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 या 12, ठीक है 16, तो ये आपका 176 के बराबर हो रहा है। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 176, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Raj invested 14,000 at 10% per annum for 1 year with compound interest being compounded half yearly, then amount received by him on maturity is what? Okay, देखिए कहा जा रहा है कि आपको हाफ ईयरली पे कैलकुलेट करना है, तो एक साल में कितना अमाउंट मिलने वाला है ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा दो मेथड का यूज करना सिखाया है। देखिए दोनों मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे। पहला मेथड सक्सेसिव यहाँ पे ज्यादा बेटर मुझे लगता है होगा। ठीक है, मेथड 1 जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो क्या है, सक्सेसिव, और ये ज्यादा मेरे हिसाब से सुटेबल है। देखिए 12 महीने में आपको 10% का है, ठीक है, तो 6 महीने में कितना हो जाएगा, 5%। और आपको यहाँ पे 5% और 5% इसका सक्सेसिव निकालना है। ठीक है, इफेक्टिव कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100 करेंगे तो ये कितना आएगा, 10.25%। जो ओवरऑल आपका इंटरेस्ट आने वाला है वो कितना आने वाला है, 10.25%। ठीक है, अब यहाँ पे आप 14,000 का 10.25% निकालिए, नीचे 2 जीरो, यहाँ से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे ये कैंसिल होगा। 25 से डिवाइड करें, 25 चौका 100, यहाँ पे 1 और 25 चौका 100, फिर 4 से यहाँ पे करेंगे तो 4 तिया 12, और यहाँ पे 35 आएगा, 35 इंटू 41, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू कितना होता है, 35 इंटू 41 करेंगे तो 5 5 5 20 3 23, और 4 तिया 12 14, 1435। ये आपका क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया। ये आपका क्या है, इंटरेस्ट है। आपसे पूछा गया है अमाउंट का वैल्यू कितना होगा, तो 14,000 में आप 1435 को ऐड कर दीजिए, जो कि हो जाएगा 15435, इसके इक्वल। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग यहाँ पे जो है
दूसरे मेथड का यूज करेंगे, ट्री मेथड। मैं आपको हमेशा जो है ये दोनों मेथड क्यों बता देता हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा दोनों मेथड को यूज करते हैं, तो आपको कभी भी हिचक नहीं होना चाहिए कि हम लोग इस मेथड से करें या इस मेथड से, आपको दोनों पता होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा दोनों मेथड का ही यूज करता हूँ आपको बताने समय। देखिए 14,000 है, ठीक है। आपको 5-5% दो बार आपको कैलकुलेट करना है हर 6 महीने के लिए, तो 5% यहाँ पे, 5% यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे, 2 जीरो कैंसिल, 14×5 = 70, 700 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका 700 आएगा, फिर इस पे 5% निकालेंगे तो ये कितना होगा, 35। तो टोटल इंटरेस्ट कितना है, 1435, ठीक है। तो अमाउंट इक्वल टू क्या आ गया, 14,000 प्लस 1435, तो ये कितना हो जाएगा, 15435 के इक्वल। ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है, बट आपको 5% इतने बार आता है ना कि आपको ये याद हो जाएगा कि 10.25 होता है। उसके बाद आप डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे तो आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Rupees 370 is divided into three parts. The second part is 1/4 of the third part, and the ratio of the first and third part is 3:5. Find the ratio of the third part to the total amount of money. ओके, तो मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर आपका दो अलग अलग रेशियो हो तो आपको एक साथ कैसे निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वही करेंगे, पहले आप सेकेंड पार्ट का और फर्स्ट पार्ट का रेशियो है, ठीक है। बाद में आपका फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट का रेशियो है। अब देखिए पहले पार्ट, सेकेंड पार्ट क्या कहा जा रहा है कि सेकेंड पार्ट जो 1/4 है थर्ड पार्ट का, सॉरी यहाँ पे थर्ड, इसे रिवर्स कर लीजिए। यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे 1 कर लीजिए, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट जो है वो 1/4 है थर्ड पार्ट का, तो अगर मैं 4 यूनिट इसे कह लूं तो ये इसका 1/4 निकालेंगे तो ये कितना होगा, 1 यूनिट के बराबर होगा, ठीक है। और थ्री, थर्ड और फर्स्ट का जो है वो रेशियो क्या है, गिवन 3:5 है, ठीक है। ये आपका 3:5, यहाँ पे गिवन क्या है, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो लेना है, तो हम लोग को यहाँ पे 3:5 ये गिवन है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पे आपको मैंने सिखा रखा है, यहाँ पे आपको क्या भरना है, इसके नियरेस्ट 5 है, हॉरिजॉन्टली देखेंगे यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया, 5 चौका 20 और यहाँ पे 4 तिया 12, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 तिया 12। ओके, आपसे रेशियो क्या पूछा गया, थर्ड नंबर अपॉन टोटल अमाउंट, तो टोटल अगर इसको सम करते तो ये कितना होता है, 12 + 5 25 प्लस ये करेंगे तो 37 हो रहा है, टोटल सम कितना हो रहा है, 37 के बराबर। थर्ड पार्ट कितना है, 20/37, ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A hollow cylindrical iron pipe has its external and internal radius as 14 and meter and 21 meter respectively, and its height as 14 meter. If this pipe is to be painted all over, find the area to be painted. Okay, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है। थोड़ा सा पहले फिगर को एक बार आप विजुलाइज कर लेंगे तो बहुत कर लेंगे इसको इजिली, ठीक है। ओके, अब देखिए इसको पेंट करना है, तो सबसे पहले जो पेंट होगा, आप यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट पेंट होगा ये देखिए। ये जो बड़ा वाला सिलेंडर, आप पहले बाहर की तरफ देखेंगे तो ये आपका जो आउटर कवर है ये तो कंप्लीटली पेंट होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं इसको हम लोग R1 मान ले रहे हैं और इस वाले को R2। तो हम लोग कहेंगे क्या, यहाँ पे जो सबसे पहले जो पेंट होगा वो कौन सा होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो बाहर वाला है, तो उसके लिए क्या होगा, 2πr1 इंटू हाइट, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला आपका सरफेस है उसको अंदर से, क्योंकि हॉलो है तो इसके अंदर वाला पार्ट आपका ये पेंट होगा, ठीक है, अंदर वाला पार्ट पेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 2π, उसका रेडियस कितना होगा, स्मॉल r, R2 इंटू एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका ये सरफेस जो है, क्योंकि ये खाली पोर्शन है आपका, जो रेड वाला पार्ट होगा, अगर आप बेस पे देखेंगे तो ये रेड वाला पार्ट आपका एरिया कैलकुलेट होगा, इसको पेंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे नीचे भी ये कैलकुलेट होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, तो 2 इंटू, अब देखिए पूरे का एरिया πr² होता, उसमें से πr R1 का स्क्वायर और उसका अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट करते तो ये वाला पार्ट आता, तो यहाँ पे 2 इंटू पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर,
लिख सकते हैं। हमने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यही पार्ट आपका नीचे भी होगा, इसको भी आपको पेंट करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप 2 पाई कॉमन निकाल लीजिए पहले तो, h रखेंगे यहाँ पे r1 प्लस r2 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2 पाई कॉमन लिया हमने, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं r2 माइनस r1 इंटू r2 प्लस r1, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से r2 प्लस r1 भी कॉमन लेंगे, 2 पाई इंटू r2 प्लस r1, यहाँ पे क्या बचेगा, h बचेगा, और आपको यहाँ पे r2 माइनस r1 है, h प्लस r2 माइनस r1, ठीक है। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू यहाँ पे 14 प्लस 21, h का वैल्यू आपका कितना है यहाँ पे, अच्छा ये 2 है, हमने यहाँ पे ये ध्यान नहीं रखा, h का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, h का वैल्यू है 14 प्लस r2 का वैल्यू 21 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 14, ओके। अगर ये आप यहाँ पे r1 माइनस r2 कर, क्योंकि उन्होंने बाहर वाले को r1 माना है, तो r1 माइनस ये r1 माइनस r2 करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ रहा है आपका, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 14, यहाँ पे ये कितना हो रहा है 35 इंटू यहाँ पे देखिए 14 प्लस ये कितना आएगा 7, 14 प्लस 7, 7 से आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, तो 22 इंटू 10 इंटू 21, ठीक है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 गुना 42, 42 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 462, और यहाँ पे एक 0 है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए ये आपका बेसिक मेथड हो गया और आपको इस ये पता होना चाहिए, बट एग्जाम में मैं आपको पहले बोलूंगा जब भी आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए क्योंकि हमें देखिए पाई हमेशा रहता है, तो आप हर ऑप्शन को देख लीजिए कि 11 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर एक कोई ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा होगा तो आप उसको कैंसिल आउट कर सकते, वही आपका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5 2 7, ये 6 3 9, ये आपका नहीं होगा, 4 2 6 और ये 6, ये आपका हो जाएगा, 4 6 4 10, 5 2 7, ये आपका नहीं होगा, और यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे 0, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन मैच करा था, ऑप्शन 2, यही आपका आंसर होना था। तो अगर आप इस तरह से चेक कर लेते तो आपका ये जो टाइम लगा हमने कैलकुलेशन कराने में, तो ये आपको समझने के लिए था। बट अगर ऐसा आ जाता है कि अगर आपका 2-3 ऑप्शन मैच, तो आप कीजिए, नहीं अगर एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है तो आप डायरेक्टली आंसर मार के आगे बढ़िए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The smallest number greater than 1 by which under root 45 should be multiplied so as to get the rational number। देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि अंडर रूट 45 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा 3 अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब इसमें सिंपलेस्ट आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आपका एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए अगर आप सबसे छोटा यहाँ पे रूट 5 लेंगे तो ये एक रैशनल नंबर आएगा, क्योंकि इससे बड़ा कुछ भी लेंगे तो वो नंबर बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है, इजी क्वेश्चन था। Two cars are traveling from the same location, moving in the same direction at a speed of 6 km per hour, 4 km per hour respectively, starting at the same time. Calculate the approximate distance between the car after 10 minutes. Okay. तो अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन सेम है जब दोनों मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में आप माइनस करेंगे, 6 माइनस 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। अब इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 2 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आ गया मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि 10 मिनट के बाद डिस्टेंस कितना, टाइम आपको पता है 10 मिनट, ठीक है। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं 10। अब मिनट को आप पहले क्या करेंगे सेकंड में कन्वर्ट, इसके लिए 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटू 2 इंटू 5/18, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे 10 आएगा, 6 3, यहाँ पे 3 आएगा, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका 1000/3, 333.3 आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 1 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC have salary in the ratio of 2:3:5 in the year 2018. In 2019 they got an increment of 10%, 15% and 20% respectively. In 2020 only A get an increment of 20%. What is their salary in 2020? Okay, देखिए 3% यहाँ पे A, B, C, ठीक है। 2018 की बात करें तो इसका रेशियो क्या है 2:3:5,
और हमें आगे परसेंटेज कैलकुलेट कर, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसे 100 मान ले 200 मान लेता हूँ, यहाँ पे 300 और ये 500। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं हो क्योंकि रेशियो अभी भी आपका सेम है। अब इसमें आप क्या करेंगे, 10% से इंक्रीज करेंगे, ये इसमें क्या करेंगे 15% से इंक्रीज करेंगे, और इसमें क्या करेंगे आप 20% से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो 10% से अगर आप इंक्रीज करते हो तो 10% क्या होता है आपका 1/10। ये मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूं, बट आप मन में कैलकुलेट कीजिए। तो इसको अगर आप करेंगे तो 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 220 हो जाएगा। 15% है तो ये कितना होता है 3/20। तो आपका जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसे 23/20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 23/20 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां से क्या आएगा आपका 3 × 23 × 3 × 15 ये हो जाएगा। तो यहाँ सॉरी, डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं, 15 × 345 होता है ये। ठीक है, 115 × 3 करेंगे तो ये ज्यादा बेटर है, 115 × 3 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 345 के बराबर। सॉल्व भी करेंगे तो भी आपका आंसर अभी भी सेम ही आने वाला है 345। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 500 का 20% अगर कैलकुलेट करते तो 120 × 5 करेंगे तो ये कितना होगा आपका 600 के बराबर होगा। तो ये हमने 2019 में सबका निकाल लिया, ये रेशियो में आएगा आपका। ठीक है, अभी भी आप इसे सिंप्लीफाई मत कीजिए। इसके बाद क्या करना है आपको कि सिर्फ ए को इंक्रीमेंट मिल रहा है, वो कितने से मिल रहा है 20% से और मिल रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 220 × 120/100। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 12×24, यहाँ पे 264 होगा। ठीक है, इस टू 345/600 हो गया। इसे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 88, यहाँ पे 115 और यहाँ पे 200। तो 88:115:200 ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cylindrical vessel with a base of 15 meter and height 12 meter is filled with water to a certain height. 10 spherical ball of radius 1.5 meter are dropped into the vessel. By how much will the level of water rise in the vessel? देखिए, आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है। ठीक है, समझिए आप बहुत इजीली कर लेंगे इसको। ठीक, अब मान लेते हैं कि यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है, जब ये इसमें कोई बॉल नहीं था तो इस लेवल तक यहाँ पे पानी भरा हुआ था। अब इसमें हमने बॉल ड्रॉप कर दिया, इसमें जब आप बॉल ड्रॉप कर रहे हैं तो ये जो लेवल बन रहा है यहां तक आ जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ पे टोटल 10 बॉल है, इस तरह से आपने 10 बॉल यहाँ पे गिराया तो यहाँ पे ये क्या हुआ लेवल यहाँ तक आ गया। अब मान लेते हैं इनिशियली ये जो हाइट था आपका h था, h1 था, और ये जो हाइट आया आपका h2 आया। ठीक है, तो जो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वॉल्यूम जो होगा यहाँ पे स्फेरिकल का जो वॉल्यूम होने वाला है ये कितना हो जाएगा, यहाँ जो टोटल बॉल है वॉल्यूम ऑफ टोटल बॉल, ये डायरेक्टली कितने के बराबर होगा, ये जो होगा आपका इंक्रीज हाइट, इस पोर्शन में जो आपका वाटर है, ये जो पोर्शन में आपका वाटर है यहां से अगर आप देखेंगे इस पोर्शन में जो आपका वाटर है इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो इसका जो वॉल्यूम होगा ये कितना होगा पाई, रेडियस तो अभी भी वही है r, और ये हाइट कितना हो जाएगा h2 माइनस h1। तो h2 माइनस h1 ये डायरेक्टली क्या होगा h डैश, ये आपका हाइट होगा, इसको आप क्या बोलेंगे राइज वाटर, कितना वाटर राइज हो रहा है वो हो जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पे देखिए 10 स्फेरिकल बॉल है तो 10 से एक स्फेरिकल बॉल का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, r का वैल्यू 1.5। तो इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका क्यूब कर लीजिए इक्वल टू पाई r स्क्वायर, r का वैल्यू है 15 × 15 और h डैश मान लेते हैं इसे, तो h डैश का वैल्यू चाहिए तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 5 या 15 यहाँ पे 2, तो 10 × 4/3 इंटू ये कितना होगा 27 अपॉन 8 इक्वल टू 15 × 15 इंटू एच डैश। तो 4 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 से करेंगे यहाँ पे 5 आएगा, 3 से करेंगे यहाँ पे 9 आ जाएगा।
फिर आप यहाँ पे करेंगे तो 5 से यहाँ पे 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो h का वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आने वाला है, 1/5 आएगा। h का वैल्यू क्या आएगा, 1/5, और ये मीटर में आएगा, आपसे सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो 1/5 इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, a by b equals to 7/11 and b by c equals to 12/17, a plus b upon b plus c आपको चाहिए। ठीक है, तो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे जो है b by c 12/17 है, तो b को आपको दोनों जगह सेम बना दीजिए। ठीक है, अब आप b को सेम बनाने के लिए यहाँ पे आपको 11 है, यहाँ पे 12 है, तो 12 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए, यहाँ पे आप 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 2 1 3, 132, और यहाँ पे 187, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1284, और ये कितना हो जाएगा, 132। अब डायरेक्टली आप वैल्यू पुट कर सकते हैं a बाय बी प्लस बी बाई सी। ठीक है, तो a कितना है, 84, और b कितना है, 32, अपॉन ये कितना हो जाएगा, 132 प्लस c का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 187। ठीक है, तो 4 2 6, यहाँ पे 216 अपॉन 7 2 9, 8 3 11, और 2 1 3। ठीक है, 216 अपॉन 319, ऑप्शन 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 4th टू द पावर ऑफ, यहाँ पे जो नंबर ये गिवन है, माइनस क्यूब रूट ऑफ 9261। ओके, देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 जीरो, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 8। अगर यहाँ पे 4th पावर है तो इसको 1/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उस पर भी पावर क्या है, 1/2, माइनस 9261 जो होता है वो 21 का क्यूब होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। आपको एटलीस्ट क्यूब अब 26 27 तक तो याद होना ही चाहिए। 21 का क्यूब क्या होता है, 9261, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली ये हो जाएगा 21, इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 इंटू 2 8, ये कैंसिल हो जाएगा 8 से, तो 10 माइनस 21 करेंगे तो ये कितना आएगा, -11। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे और मजा आया होगा सेक्शन को देखने में। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो या आपको कोई भी और सेट के बारे में जानना हो, किसी भी एग्जाम के जिसमें आपको मैथ्स का डाउट हो कि उस सेट को डिस्कस किया जाए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई भी डाउट हो आपको, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए और हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।